नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है और आज चर्चा इस बात को लेकर कि बस्तियों पर बवाल, अवैध अतिक्रमण पर सवाल। दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेकर। तो देवभूमि के दंगल में वापस लौटते हैं। उत्तराखंड में निकाय चुनाव से पहले राज्य में अतिक्रमण के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। दरअसल एनजीटी के आदेश के बाद देहरादून नगर निगम की ओर से मलिन बस्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी है और एनजीटी के निर्देश पर निगम की ओर से नदी के किनारे जो 27 बस्तियों का सर्वे कर 560 अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं। एनजीटी के इस आदेश के बाद निगम की ओर से सभी को नोटिस थमा दिया गया है, जिससे लोगों में काफी चिंता बढ़ी हुई है। और एनजीटी में 13 मई को सुनवाई हुई, जिसमें नगर आयुक्त गौरव कुमार ने अपना पक्ष भी रखा। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद एनजीटी ने नगर निगम को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिन बस्तियों को आपने चिन्हित किया उन्हें 30 जून तक हर हाल में हटाना होगा। और एनजीटी ने नगर निगम से नदी के जो फ्लड जोन के बारे में भी जानकारी साझा की और फ्लड जोन जो है चिन्हीकरण करा अभी हाल ही में उसे कहा है कि अगली सुनवाई अब 24 जुलाई को होगी इन तथ्यों को लेकर। और आपको बता दें कि वर्ष 2016 के बाद किए गए निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की जानी है। मलिन बस्तियों के संबंध में अध्यादेश लागू किए जाने के बाद नियमानुसार वर्ष 2016 के बाद के निर्माण जो हुए वो अवैध माने गए और जिनके खिलाफ अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। निकाय चुनाव से पहले अतिक्रमण के खिलाफ होने जा रही ये कार्रवाई पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया गया। कांग्रेस ने बीजेपी पर अतिक्रमण के नाम पर लोगों को डराकर चुनाव में इसका लाभ लेने का भी आरोप लगाया है। और आपको बता दें कि उत्तराखंड में 100 नगर निकायों का 5 वर्ष का कार्यकाल जो है वो पिछले साल 2 दिसंबर को खत्म हो चुका है और प्रशासकों के हवाले कर दिया गया था। इन प्रशासकों का कार्यकाल भी जून में समाप्त हो चुका है। निकाय चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। हालांकि विपक्ष सरकार पर एक बार फिर निकाय चुनाव को टालने का आरोप लगा रहा है। सवाल यही कि क्या निकाय चुनाव से पहले सरकार मलिन बस्तियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी? आखिर कब तक इन बस्तियों को पहले बसाया जाएगा, फिर बेघर किया जाएगा? आज इसी मुद्दे को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बस यही है, हमें जगह मिल जाए। दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेकर। राजधानी देहरादून में मलिन बस्तियों पर एक बार फिर ध्वस्तीकरण की तलवार लटक रही है। एनजीटी ने नदी नाले के किनारे हुए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के साफ निर्देश नगर निगम को दिए हैं। एनजीटी के आदेश के बाद वर्ष 2016 के बाद किए गए कब्जों को नोटिस जारी कर 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया गया है। एनजीटी के निर्देश पर निगम की ओर से रिस्पना नदी के किनारे 27 बस्तियों का सर्वे कर 560 अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं। बता दें कि वर्ष 2016 के बाद से किए गए निर्माण को चिन्हित किया गया है। मलिन बस्ती के संबंध में अध्यादेश लागू किए जाने के बाद नियमानुसार वर्ष 2016 के बाद के निर्माण अवैध माने गए हैं, जिनके खिलाफ अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। वहीं एनजीटी ने 30 जून तक हर हाल में कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। जी, हमने ये सुना था कि ये बस्ती सब जो है ये सब हटेगी और हम इतने साल से रह रहे हैं, 15-16 साल हो गए हमें। पहले भी हम रह रहे, एक बार पहले भी ये बस्ती जो है टूट गई थी। हमने ऐसे ही दीवार 4 इंची ऐसी पुरानी ईंट लेके खरीद के अपनी चुन ली और अपने टीन रख ली थी हमने। एक बार टूट गई, फिर हमने बनाई दोबारा बनाई हमने। अब हम दिहाड़ी करने वाले आदमी हैं, 400-500 रुपये दिहाड़ी है हमारी। अब ये टूट जाएंगे, भाग जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे बताओ। वोट लेने के लिए कोई आया हो? वोट हमारे सबके यहाँ वोट, जब अभी हमने सिद्धू वाला और यहाँ वोट डाला हमने, सबके वोट हैं, सब वोट डालते हैं। तो क्या कहना है? बस यही है, हमें जगह मिल जाए। दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेकर। यही है, मतलब बस सबसे बड़ी खुशी यही है, अगर हटाएंगे तो हमें यहाँ से। कितने साल आप लोगों को यहाँ हो गए और क्या काम करते हैं? यही 20-25 साल दिहाड़ी मजदूरी करते हैं सर। 20-25 साल यहाँ पे। तो अभी कोई आया है आपको इस बारे में? नहीं आया सर, हमारे पास कोई नहीं तो है। सुना कैसे है आपने? बस यही है, इधर उधर से सुनते थे भी हटाएंगे बस्ती हटाएंगे। देखिए, अभी हमारे द्वारा जो माननीय दाखिल किया गया है, हमने उसमें 11 मार्च 2016 के बाद के अतिक्रमण चिन्हित किए हैं। वो लिस्ट स्टेट की तरफ से भी वहाँ पर सबमिट की गई है, जो लिस्ट हमने इसमें की थी और हमारी जो वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। हमने जो न्यायालय में समय सीमा दाखिल की है वो 30 जून तक की दाखिल की है
जिस पर न्यायालय ने हमको निर्देशित किया है कि 30 जून तक इसकी कंप्लायंस अवश्यमेव कर ली जाए। वहीं निकाय चुनाव से पहले अतिक्रमण के खिलाफ होने जा रही कार्रवाई पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने इस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं, साथ ही साथ सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया है। कांग्रेस ने भाजपा पर अतिक्रमण के नाम पर लोगों को डराकर चुनाव में इसका लाभ लेने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 100 नगर निकायों का 5 वर्ष का कार्यकाल पिछले साल 2 दिसंबर को खत्म होने के बाद इन्हें प्रशासकों के हवाले कर दिया गया था। इन प्रशासकों का कार्यकाल भी जून में समाप्त हो रहा है। इससे पहले निकाय चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। हालांकि विपक्ष सरकार पर एक बार फिर निकाय चुनाव टालने का आरोप लगा रहा है। तो कि पूरी मलिन बस्तियों को हटाने की बात नहीं है। 2016 के बाद जो नए निर्माण हुए हैं उनको लेकर एनजीटी ने एक आदेश पारित किया, उसमें कोर्ट ने कहा है उनको हटाया जाए। तो कल मेरे क्षेत्र में भी 8 लोग चिन्हित हुए हैं दीपनगर क्षेत्र में। कल वो मेरे पास आए तो मैंने उनके नोटिस वगैरह देखे हैं। कुछ ऐसी भी स्थितियां हैं कि निर्माण पहले से मौजूद है, लेकिन बस्तियों में मकानों की खरीद फरोख्त चलती है, तो नए लोगों ने वो खरीदे हैं, लेकिन वो पुराने निर्माण हैं। और ऐसे ही वो 8 मामले निकले कि जो पुराने निर्माण थे। तो हमने कहा जिन पर 2016 से पहले की जो पानी की रसीदें हैं, जो कनेक्शन की या बिजली कनेक्शन रसीदें हैं, आप चेक करा लीजिए, क्योंकि आपको तो नए निर्माणों पर कार्रवाई करनी है 2016 के बाद। अगर निर्माण पुराने हैं उसमें खरीद फरोख्त चलती है, वो होता है, वो एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन आपको निर्माण का आपका विषय है, तो जिनमें पहले से आपके कनेक्शंस मौजूद है, जो प्रमाणित कर रहा है कि 2000 से पहले के निर्माण है, तो उनको छोड़ा जाए। तो मैंने कल उसमें जो अपने नगर आयुक्त हैं उनसे भी बात किया, जिसको देख रहे हैं, तो उसमें जांच होकर उसका निस्तारण करेंगे। लेकिन कुल मिला के पूरी मलिन बस्तियों के लिए नहीं है, ये एक गलत तरह की बातें फैलाई जा रही है कि 2016 के बाद जो नए निर्माण है, पुराने निर्माणों में जो नए निर्माण है उन पर ये कार्रवाई है। और उसके लिए भी हम लोग लगातार बैठ रहे हैं, चिंता कर रहे हैं कैसे उसको बचाया जा सकता है या कैसे उसको रोका जा सकता है। अच्छा, केदारनाथ में वीआईपी के यहाँ पे सबसे पहले कहना चाहूँगी कि भाजपा का दूसरा नाम ही लोगों को डराना, धमकाना और जुमलेबाजी करना है। आप देखिए, पहले आपने जो है उनको नियमितीकरण करने का आप जो है उनको आश्वासन देते हैं कई साल तक, लेकिन जैसे चुनाव आता है आप उनके ऊपर, आपको ऐसा क्या डर मलिन बस्तियों से है कि आप चुनाव के टाइम पे यहाँ पे मुझे लगता है कि शायद ये चुनाव पीछे करने की कोई उनकी एक ऐसी प्रक्रिया या कोई साजिश है कि ताकि इस तरह के बमंडर उठाएं, लोगों को परेशान करें और चुनाव पीछे खसक जाएं, जो कि अपने आप में ठीक नहीं है। देखिए, वो लोग इतने समय से रह रहे हैं यहाँ पे, आपने जब पहले बसने के टाइम पे उनके पे ध्यान नहीं दिया तो आप अचानक उनको बेघर कैसे कर सकते हैं। तो उनके लिए पहले कोई प्लान, उनके लिए घर कहीं पे बनाए, उसके बाद उनको वहाँ से हटाने की बात करें। और मेरे ख्याल से इस पे कांग्रेस सरकार ने जब विधेयक लेके आए थे कि नियमितीकरण होना चाहिए, आपने भाजपा सरकार ने इसको बिल्कुल भी आगे नहीं खसकाया और आए गए दिन लोगों को डराने धमकाने के काम भाजपा सरकार करती है, जो अपने आप में निंदनीय है। कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये अपने समय में देखें तो इन्होंने किस प्रकार से उस समय काम किया है। कभी भी इन्होंने स्थानीय जनता के साथ, अगर देखें, आवास देने का काम किया तो हमारी सरकार में सबसे ज़्यादा हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो आवास की योजना बनाई है, हमारे गरीब परिवारों को जो है आवास दिया है, भोजन की व्यवस्था कराई है, हर प्रकार से राशन की व्यवस्था, हर प्रकार से व्यवस्था, आयुष्मान कार्ड, इतनी बड़ी व्यवस्थाएं करी है। इससे इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहेगा, तिलमिला गई है। अगर कहीं मलिन बस्तियां जो हैं हम उनके साथ हैं और हर प्रकार के, क्योंकि आवास भी हम देने का काम कर रहे हैं, हम कहीं भी किसी को किसी भी प्रकार से उजाड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। ये केवल जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है। इनको पता है कि अगर हम इन बातों को लेकर अगर जनता के बीच में जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो गरीब जनता है, जो जिनको पता नहीं है, उनको भ्रमित किया जा सके और उनको सिर्फ वोट की राजनीति करने के लिए जा रहे हैं। ये कहाँ थे, इतने वर्षों से सोए हुए थे, इन्होंने क्यों नहीं अपने समय में कुछ काम किया। कुल मिलाकर उत्तराखंड में निकाय चुनाव से पहले राज्य में अतिक्रमण के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई। एक ओर जहां सरकार के सामने निकाय चुनाव कराने की चुनौती है, वहीं दूसरी ओर चुनाव से पहले एनजीटी ने 30 जून तक हर हाल में अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई के आदेश दिए गए। सवाल यह है कि क्या निकाय चुनाव से पहले धामी सरकार मलिन बस्तियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी? आखिर कब तक इन बस्तियों को पहले बसाया जाएगा, फिर उन्हें उजाड़ कर बेघर किया जाएगा? सवाल ये भी है कि क्या धामी सरकार समय पर निकाय चुनाव कराएगी? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो 650 जो ये अवैध रूप से जो कॉलोनी है, जो फिलहाल मलिन बस्तियां हैं, इसे हटाए जाने का जो टारगेट है 30 जून तक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। और देखा जाए, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी उठता है कि क्या इन सभी को आवास मुहैया कराएगी सरकार? ये एक बात की बात, लेकिन उससे पहले जो निकाय चुनाव है,
क्या वो सुनिश्चित हो पाएंगे कि होंगे भी या नहीं? क्योंकि इन तमाम सवालों को लेकर नगर निकाय चुनाव के आधार पर मलिन बस्तियों को हटाने का काम किया जा रहा है, ये विपक्ष का आरोप है। और इसी को लेकर आज देवभूमि के दंगल में विस्तार से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। खास मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। सत्यवीर चौहान जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कांग्रेस से मंजू त्रिपाठी जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देवचंद उत्तराखंडी हैं यूकेडी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुलदीप राणा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी स्वागत। शुरुआत सत्यवीर चौहान जी से कर लेते हैं। सत्यवीर चौहान जी, सबसे पहले सवाल तो यही है, पूछना चाहेंगे कि भाई नगर निकाय चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी है, क्या कुछ रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की? मलिन बस्तियों को अब चिन्हित किया गया है, 650 मलिन बस्तियां हैं और अब टारगेट है कि भाई 23 जून तक इन्हें जो है जो नोटिस थमाया गया है तो इन्हें अब ध्वस्तीकरण की भी कार्रवाई की जाए, खाली कराया जाए। सोनी जी, हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता और हमारा संगठन आने वाले चुनाव के लिए, जो नगर निगम के चुनाव है, नगर पंचायत के चुनाव है और जो अन्य चुनाव हैं, उसके लिए पूर्ण रूप से तैयार है। स्टेट इलेक्शन कमीशन कब उसकी तारीखें घोषित करता है, वो अपनी सभी प्रक्रियाओं के लिए जोर शोर से काम कर रहा है और जैसे ही इसकी घोषणा होती है हम अपने प्रत्याशियों के फॉर्म फिलअप करेंगे और उसके बाद चुनाव के मैदान में होंगे। हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। हमारा कार्यकर्ता ये नहीं है कि चुनाव के समय में आके जनता के बीच में जाता है वोट मांगने के लिए। हम 24 घंटे 7 दिन और 365 दिन लगातार जनता के बीच में रहते हैं, उनसे जुड़े रहते हैं, उनके साथ हमारा संवाद और संपर्क निरंतर बना रहता है। ये उन लोगों के लिए बड़ा प्रश्न है जो केवल चुनाव के समय आते हैं और चुनाव के समय अपने मियां मिट्टू बन के चले जाते हैं। उसी प्रकार से अब जनता उनको परिणाम भी सामने देखने को दे रही है। और आपने ये भी कहा कि भाई जो अभी मलिन बस्तियों को लेकर है कि इनके लिए एनजीटी ने एक नोटिस जारी किया है, सरकार को भी इसके लिए आगाह किया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को और जो मलिन बस्तियों में रहने वाले लोग हैं, उत्तराखंड के तमाम लोगों को मैं बताना चाहता हूं, हमारी वो सरकार है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, हम किसी को बेघर नहीं करते हैं बल्कि उसको आवास देने का काम करते हैं। पिछले विगत 3 वर्षों में 650 बस्तियों को अगर खाली कराया जाएगा तो इनके लिए आवास मुहैया कराएगी सरकार, इसको लेकर क्या योजना? सोनी जी, मैं पूरा कर लेता हूं, आपको समझ में आ जाएगा, आपके सभी दर्शकों को भी समझ में आ जाएगा और जिनके ऊपर ये विषय है उनको भी सारा समझ में आ जाएगा। ख्याल रखिएगा सत्यवीर, क्योंकि और भी मेहमान हैं जो इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार का पूर्ण रूप से ये ध्येय है, केंद्र सरकार का भी और राज्य सरकार का भी, जितने भी इस प्रकार के लोग हैं इनको पक्की छत मुहैया किया जाए। अभी तक उत्तराखंड में 66,473 के लगभग पीएम आवास भी स्वीकृत किए गए हैं। पाइपलाइनिंग में भी और आवास है और ये आवास ऐसे आवास नहीं है सोनी जी, इसमें पानी की व्यवस्था भी है, शौचालय की व्यवस्था भी है, लाइट की व्यवस्था भी है, उजाले की भी व्यवस्था भी है। ये पीएम आवास आज की डेट में जिस प्रकार से एक व्यक्ति जो सामान्य व्यक्ति बना सकता है उस प्रकार के ये आवास है और सीधे के सीधे इनकी जो आवास बन भी रहे हैं ये उच्च क्वालिटी के आवास बन रहे हैं। मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार हर विकल्पों पे काम करती है, उम्मीद है और इन उम्मीदों में कितना खरा उतरेगी भारतीय जनता पार्टी धामी सरकार, ये बेहद मायने रखता है। क्योंकि भाई आवास आप कहां पर बनाएंगे और कैसे इतनी 650 मलिन बस्तियों को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होना है और कैसे मुहैया कराएंगे, ये इस पर भी नजर रहेगी और इसको लेकर भी आगे चर्चा करेंगे। कांग्रेस से प्रवक्ता जुड़ी हुई हैं, मंजू त्रिपाठी जी का रुख कर लेते हैं। भाई मंजू जी, विपक्ष को किस बात से ऐतराज है? मलिन बस्तियों को चिन्हित किया गया और अब ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी, आवास मुहैया कराए जाएंगे, यानी कि इनको छत देने की तैयारी भी धामी सरकार कर रही है, तो आपत्ति किस बात से? देखिए, विपक्ष को इनकी नीति और नियत दोनों से ही गुरेज है। ये कहते कुछ है, मैं बार बार आपके चैनल से कह रही हूँ कि ये जो गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है, इसकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। अरे भाई, बार बार आप खाली हटाएंगे ही लोगों को मलिन बस्तियों पे, अपने पूंजीपति मित्रों को तो आप सारा कर्जा माफ करके विदेशों में भेज दे रहे हैं, उनके सारे कर्जे माफ कर दे रहे हैं, अमीर को अमीर बनाते चले जा रहे हो, गरीब को और गरीब बताए। विचार कांग्रेस जो है, कांग्रेस बसाने का काम करती रही है, कांग्रेस ने इस देश को आजादी दिलाई है। मैं कहना चाहती हूँ आपसे सोनी जी कि कांग्रेस के लोगों ने इस देश के लिए शहादत दिया है, इन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है, इसलिए इनको किसी का घर बसाने की तो नियति इनकी नहीं है, उजाड़ने में ये माहिर है। खाली बड़े बड़े वादे करके
जनता के बीच में आ तो गए। अभी आपने साफ देख लिया कि लोकसभा इलेक्शन खत्म होते ही इनके ये सब जो वादे थे सब भूल के और मलिन बस्तियों को ध्वस्त करने का और हटाने का काम कर रहे हैं। तब तक आप जनता को गुमराह करते रहेंगे, तब तक आप जनता के साथ छल करते रहेंगे, तब तक गरीब को मतलब जीने का भी हक नहीं है। वो बेचारे कहाँ जाएंगे? कि इन बड़े बड़े वादे तो भाई देखिए, इनके मोदी जी बड़े बड़े वादे करते हैं, हम ऐसा करेंगे, 15 लाख खाते में आएंगे, नारी सुरक्षा के लिए बात करते हैं, उधर हर नारी को परेशान है इनकी राज्य में। तो इस तरह से वादे करने से कार्य नहीं होता है। और मत भूलिए, भाजपा वालों को मैं कहना चाह रही हूँ कि मत भूलिए, यही काम है जब डेंगू में लाखों लोग इस राज्य में मरे हैं, बड़े बड़े इन्होंने इन्वेस्टर समिट के नाम पर जब गड्ढे खुदवा दिए थे और डेंगू हुआ था, लोग मर गए थे, तो इन्होंने अगर अपनी जब इनको लगा कि अब हम निकाय चुनाव में हार जाएंगे तो इन्होंने निकाय चुनाव को टालने का काम किया। आज जैसे ही इलेक्शन होता है फिर ये गरीब पर अभी भी विपक्ष लगा रहा है कि शायद ये टालने की ही तैयारी की जा रही है सत्ता पक्ष की तरफ से। हेलो सुनील, आपकी आवाज। चलिए मंजू जी, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ जी, हाँ जी। मंजू जी, ये तो आप लोग अभी भी कह रहे हैं कि शायद निकाय चुनाव को टालने की तैयारी है, पीछे खिसकाने की तैयारी है। जैसे ही ये देख लेंगे कि जनता का रुख इनके विरोध में है, ये कोई ना कोई जो है बहाना बनाकर निकाय चुनाव टाल भी सकते हैं। मैंने कहा ना कि इस सरकार की, बीजेपी गवर्नमेंट के लोगों की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। सत्यवीर जी से इस बात का जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले दोनों मेहमानों की प्रतिक्रिया साझा कर लेते हैं। पहले यूकेडी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, देवचंद्र जी का रुख कर लेते हैं। देवचंद्र जी, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी की रणनीति ऐसी नजर आ रही है कि वो निकाय चुनाव से ठीक पहले इस तरीके का कोई रिस्क इस लिहाज से उठाना चाहेगी? क्या लग रहा है ये जो चिन्हीकरण किया गया है 650 मलिन बस्तियों का, ये किस लिहाज से, और फिर बसाया क्यों गया पहले? जी बिल्कुल सोनी जी, बीजेपी जैसे पहले से देखा, आवाज नहीं आ रही है जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं मिल पा रही है, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, नेटवर्क इशू। ठीक है, दोबारा से एक बार संपर्क करने की कोशिश करते हैं आपसे। तब तक कुलदीप जी की प्रतिक्रिया साझा कर लेते हैं, कुलदीप राणा जी का रुख कर लेते हैं। कुलदीप जी, 650 मलिन बस्तियों का जो मुद्दा है अब सियासी मुद्दा बन गया है, और इनको हटाए जाने की पीछे की क्या कुछ वजह आप देख पा रहे हैं? क्या नगर निकाय चुनाव है, ये निकाय चुनाव के लिहाज से ये भूमिका है? क्या इस तरीके का रिस्क उठाना चाहेगी भारतीय जनता पार्टी? और अगर इनको खाली ही करवाना था, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई ही करनी थी, तो फिर बसाया क्यों? उस पर भी थोड़ा सा विचार विमर्श करना चाहिए था। देखिए सोनी, उत्तराखंड के विभिन्न राज्यों में, मात्र देहरादून में ही नहीं, विभिन्न जिलों में, जिनमें मात्र देहरादून ही नहीं, अवैध बस्तियों की एक बड़ी समस्या रही है। और ये अवैध बस्तियां राजनीतिक दलों द्वारा ही बसाई गई हैं, इन्हीं के द्वारा ये पोषित होती हैं। ठीक है, क्योंकि ये बस्तियां ही इन राजनीतिक दलों का अवैध वोट बैंक है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और यहाँ भले चैनल पे ये राजनीतिक दल अपने अपने पल्ले झाड़ लें और तमाम बड़ी बातें कर लें, ठीक है, लेकिन राज्य बनने के समय उत्तराखंड हाई कोर्ट ने अवैध बस्तियों के विनियमितीकरण को लेकर के एक आदेश दिया था। ठीक है, और जिनमें ये था कि भाई जो नदियों के किनारे हैं, जिसमें रिवर बेड है या फ्लड एरिया जो होता है, यहाँ अवैध ये निर्माण नहीं, स्थायी निर्माण नहीं होगा। ठीक है, लेकिन उत्तराखंड की किसी सरकार ने, चाहे भाजपा की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, किसी सरकार की कान में जूं तक नहीं रहेंगी, या किसी सरकार ने इन आदेशों की तरफ ध्यान नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि 2013 में जब उत्तराखंड में आपदा आई तो सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं गरीब लोगों का हुआ, बिल्कुल, जो नेताओं के आश्रय पर इन जगहों पर बसे हुए थे। ठीक, देहरादून में तो अवैध बस्तियों के नाम पर एक बड़ा और खेल है कि यहाँ सरकारी जमीनों पर बसाओ,
फिर उनको टेलीफोन के बिजली के, पानी के कनेक्शन दिलाओ, धीरे धीरे उनके आधार कार्ड भी बन जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद उनको कहीं और शिफ्ट कर दिया जाता है, और उस भूमि का जो है हम देखते हैं कि वो जो भूमाफिया है फिर वो बेच करके कहीं और नया टारगेट लेके चल देते हैं। ये भी देहरादून में बहुत देखने को मिला है, ठीक। और ये घटना 2016-17 की एक मेरे संज्ञान में है। यहीं देहरादून में कैनाल रोड के पास एक छोटा इसका भूस्खलन हुआ था जिसमें कुछ लोग दब के मर गए थे। बाद में पता चला कि भाई वो झोपड़ी में रहने वाले लोग उनको यहाँ कैसे आ गए, तो पता चला कि उस झोपड़ी के नाम पर उनका आधार कार्ड भी था और वहाँ बिजली का कनेक्शन भी बना हुआ था, ठीक। तो सबसे बड़ी भूमिका तो ये इन लोगों की है जिसको ये नकार नहीं सकते। और देहरादून में धर्मपुर का क्षेत्र हो, रायपुर विधानसभा हो, राजपुर विधानसभा हो, सहसपुर विधानसभा हो, ऋषिकेश का क्षेत्र है, डोईवाला का क्षेत्र है, ये देहरादून की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ भरपूर मात्रा में अवैध अतिक्रमण है, मलिन बस्तियां हैं, ठीक। ये लोग कहाँ से हैं, आए हैं, कब आए हैं, इनकी कोई वेरिफिकेशन नहीं है, ठीक है। आज भले ही यहाँ पे राजनीतिक दल जाकर के बड़ी बड़ी बातें कह ले, मैं एक घटना आपको बताऊं, कुछ समय ये 2017-18 की इन लोगों को, क्योंकि राजनीतिक दलों को तो पहले ही सारा कुछ पता होता होगा इनके बारे में। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये दून यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे दून यूनिवर्सिटी के पीछे एक नदी बहती है, वहाँ पे एक काफी नदी के किनारे का काफी एरिया खाली पड़ा हुआ था। तो हम अक्सर, क्योंकि वो राजाजी नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ है, तो हम अक्सर कभी टहलने वहाँ चला जाया करते थे। तो एक दिन मैंने अचानक देखा कि भाई वहाँ अचानक से, क्योंकि 4-5 दिन पहले हम आए थे तो वहाँ कुछ नहीं था, अचानक से वहाँ 100-200 झुग्गी झोपड़ियाँ आ गई, तो काली पन्नी और बांस के उस पे डंडियों पे लगा करके। हमने जब उनसे पूछा तो पता चला कि उनके पास तो आधार कार्ड भी है जी, और अब उनके राशन कार्ड बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, ठीक है। खैर जब हमने इस पे जो मतलब एक पत्रकार होने के नाते जो भूमिका होती है हमारी वो की, तो बाद में वहां पे पुलिस ने और उसने जाकर के उनको भगाया। अब वो लोग कहाँ गए क्या नहीं गए, खैर ये तो मैं नहीं जानता, ठीक है, लेकिन सबने पल्ला झाड़ लिया। तो ये समस्याएं आज की नहीं है। दूसरी बात, जिस प्रकरण पे हम आज अभी चर्चा कर रहे हैं, ये प्रकरण अभी का नहीं है, ये प्रकरण 2021-22 में भी उठा था, बिल्कुल। लेकिन चूंकि उस समय विधानसभा चुनाव आने वाले थे, तो विधानसभा चुनाव को लेकर के मंत्रिमंडल ने इन अवैध बस्तियों को एक अभयदान दे दिया, ठीक है। और 3 साल तक इनको वहां से कोई नहीं छेड़ेगा, ये इनके लिए एक आदेश पारित हुआ। अब वही 3 साल पूरे होने के बाद जो 2024 आ गया है, अब ये राज्य सरकार की, क्योंकि एनजीटी ने इस पे एक्शन ले लिया है, ठीक है, तो अब राज्य सरकार की, भाजपा सरकार की गले आ गई है कि इस पर क्या काम करना है, ठीक है भाई, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं, सब कुछ बन रहे हैं, लेकिन उन दोनों चीजों को खिचड़ी मत मिलाइए। बिल्कुल। ये लोग कौन है, अगर बनने थे तो इन लोगों के लिए पहले क्यों नहीं बने, ठीक है। नदियों के किनारे निर्माण पर रोक लगी है, और अगर आप देहरादून में आए तो देहरादून में रिस्पना का जो क्षेत्र है, विधानसभा भी वहीं बनी हुई है, उसके बगल में प्रसार भारती का कार्यालय है, वो भी नदी क्षेत्र में ही है। आप बखूबी सुन पा रहे होंगे कुलदीप जी को, ये क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें उठाया जा रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है, ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो देवचंद जी का रुख करेंगे, क्योंकि इशू के चलते संपर्क ठीक से हो नहीं पा रहा है। ब्रेक से वापस इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का। बस यही है, हमें जगह मिल जाए, दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेकर। ब्रेक से वापस लौट रहे हैं। एनजीटी के एक्शन के बाद अब इन मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों के माथे पर अब चिंता की लकीरें फिलहाल नजर आ रही हैं, इस बात को लेकर कि आखिर अब नया आशियाना कहां और कैसे संभव होगा। एक ये रास्ता तलाशने की कोशिश, और दूसरी तरफ लगातार जो विपक्ष सवाल उठा रहा है, और इसके बाद क्या वाकई अब इन्हें छत मुहैया कराएगी धामी सरकार। लगातार इन तमाम अहम बिंदुओं को लेकर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। सत्यवीर चौहान जी, आप बखूबी सुन पा रहे होंगे कुलदीप राणा जी ने जो महत्वपूर्ण बिंदु उठाया। उससे पहले देवचंद जी का रुख कर लेते हैं। आपको आवाज मिल पा रही है देवचंद जी? हाँ मैम, मेरे को आपकी आवाज बढ़िया आ रही है। मैं आपको बता दूं, मैं अभी थोड़ा गांव में हूँ और यहाँ पर बहुत बड़ा तूफान चल रहा है, बरसात हो रही है और लाइट नहीं। फिर भी मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। मैं ये कह रहा था कि मैक्सिमम जितनी बातें हमारे वरिष्ठ पत्रकार राणा जी ने कवर करती है, और मैं पुनः बता रहा हूँ कि जो सर्वे में बात हुई है, ये नहीं बताया गया है कि नदी के बीचों बीच से कितने मीटर दोनों तरफ के बड़ी बस्तियां हटाई जाएंगी, बल्कि एक जो गंभीर मुद्दा है वो 2016 के बाद में हटाया जाएगा। अब देखने में ये आ रहा है
कि नदी के बीचों बीच से 20 मीटर की जगह पे एक आदमी 2000 से रह रहा है, उसके बाद कई फीट ऊपर 2016 के बाद रह रहा है, उसको क्यों हटाया जाएगा? उसके ऊपर ऐसा क्या रीजन है उसको हटाया जाएगा? ये गलत है, ये सरासर इसमें राजनीतिक बू आ रही है। और अभी बीजेपी के कई लोग जनता के बीच में से बोल रहे हैं कि हम रुकवा देंगे लेकिन वोट आपको हमको देंगे। इस प्रकार की राजनीति, इस प्रकार की गंदा खेल जो खेलते हैं, उनके ऊपर से हमें नाराजगी है। आपको मैं बता दूं, इनका एक कोई पैमाना नहीं है। 2016 में उन्हीं बस्तियों को एक बार तोड़ा गया था। अगर तोड़ा गया था, अगर ये घर देते हैं तो अभी तक उनको घर क्यों नहीं मिला? उन लोगों ने पुनः वहां घर बना दिए हैं और अब फिर तोड़ रहे हैं। तो क्या ये नाइंसाफी नहीं है? पर लेकिन नहीं, इन लोग बार बार गरीबों को तंग करके और उनको तंग करके फिर उनके नेता बन करके उनकी मदद मांग करके फिर वोट बैंक बनाते हैं। राणा जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि क्या इनकी मंशा है। इसमें केंद्र सरकार के साथ साथ वर्तमान यहाँ पर जो कांग्रेस विपक्ष में रहा है, जब ये सरकार में रहे इन्होंने भी कोई काम नहीं किया। लेकिन हाँ, नारायण दत्त तिवारी ने घर देने की एक मुहिम चलाई थी। आज भी काठ बंगला एक जगह है और उनके समकक्ष कई जगह है जहाँ पर खंडर बन रहा, घर बनाए जा रहे थे, वो आज खंडर बनने की उसमें मुकाम पे है, लेकिन उनको पूरा करके उन गरीबों को नहीं दिया गया। क्योंकि उसके बाद डबल इंजन की सरकार केंद्र में और यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस सत्ता। सत्यवीर जी, भाई मंशा क्या है? अभी उनको गरीबी हटाओ या फिर गरीबों को हटाओ, मंशा क्या है सत्ता पक्ष की? इसे साफ कर दीजिए थोड़ा सा। और 2016 से ही क्यों ये चिन्हित की जा रही हैं मलिन बस्तियां और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए नोटिस थमा दिया गया है, इससे पहले क्यों नहीं? इनका ये है, ये सोनी जी अपना प्रवचन बंद करेंगे तो मैं बोलूं थोड़ा? ठीक है, बात पूरी हो जाए। एक तो इनकी आवाज साफ नहीं आ रही, फिर लगातार बोलते जा रहे हैं। सोनी जी, एक आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि भाई गरीबों के लिए गरीबी हटाओ या गरीबी हटाओ, ये दो आपने कुल दो मिला के दो प्रश्न एक साथ पूछे। तो मैं आपको सोनी जी बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार का तो ध्येय भी है, अंत्योदय का ध्येय है जो दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया था। तो आपको बता भी दूं कि हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में है, प्रदेश में पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में। तो कुछ जब चर्चा होनी चाहिए तो कुछ फैक्ट के ऊपर होनी चाहिए, कुछ तथ्यों के ऊपर होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, हमारी सरकार, हमारे उत्तराखंड का ही अगर मैं आपको कुछ आंकड़े बताऊं तो 9 लाख से अधिक लोग ऐसे हैं जो गरीबी से बाहर निकल के आए, जिनके जीवन में परिवर्तन आया है, वो भी एक मध्यम श्रेणी में आया है। और एक मिनट सोनी जी, और पूरे भारत में 24.82 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर निकल के आए। ये भारत सरकार की रिपोर्ट भी है, ये विश्व की बड़ी बड़ी संस्थाओं की रिपोर्ट भी है कि पिछले 10 वर्षों में भारत के अंदर गरीबी पर जिस प्रकार से काम किया गया, जिस प्रकार से गरीबों के लिए काम किया गया, उससे ये सारे परिणाम आज सार्थक रूप में सामने दिख रहे हैं और सर्वविदित है ये पिछले। सत्यवीर जी, कम टू द पॉइंट, 2016 से ही आखिर क्यों चिन्हित किया गया, उससे पहले क्यों नहीं? सोनी जी, अरे थोड़ा सा, अरे रुक जाइए। गरीबी का नारा देने वाली कांग्रेस इंदिरा गांधी के समय से। मंजू जी, सवाल का जवाब ले लेते हैं। आपने कहा था कथनी और करनी में भारतीय जनता पार्टी के फर्क है, तो उसका जवाब ले लेते हैं सत्यवीर जी से, इसके बाद वापस लौटते हैं आपका रुख। सोनी जी, सर्वविदित है, भारतीय जनता पार्टी दबे कुचले और गरीब के और समाज के जो सबसे पिछले पायदान पर है उसके लिए सबसे आगे आके काम करती है। ये पिछले 10 वर्षों में केंद्र में और जो इससे पहली सरकार और इस वर्ष की 2 वर्ष की जो सरकार का कार्यकाल यहाँ उत्तराखंड में हो चुका है, ये आप इससे देख सकते हो कि जिस प्रकार से हमने महिलाओं से लेके अन्य बुजुर्गों से लेके। सत्यवीर जी, ऐसे कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है सत्यवीर जी, कहानी बहुत लंबी नहीं सुननी है क्योंकि और भी मेहमान हैं, उनको भी समय देना है। सोनी जी, एक कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि अंबानी और अदानी, इस पूरे चुनाव में इन्होंने एक बार भी अंबानी और अदानी का नाम नहीं लिया। लिसन टू मी फर्स्ट देन स्पीक। सत्यवीर जी, आप पहले ध्यान से सुनिए मेरी बात को, लिसन टू मी केयरफुली। सत्यवीर जी, आप सुन पा रहे हैं ना? ये मुझे कहानी और सरकार की योजनाएं नहीं सुननी है। योजनाएं पता है सरकार की कि जनता के लिए क्या योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं। मलिन बस्तियों पर हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं। हमारा सिंपल सा सवाल था आपसे कि 2016 से ही क्यों चिन्हित किया गया, 16 के बाद ही क्यों, उससे पहले का क्यों नहीं? मैं आपको स्पष्ट तौर से कह दूं, मैंने आपको पहले भी कहा सोनी जी, ये सर्वविदित है
कि किसी का भी घर उजाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। हम उनको आवास देने का काम करती है। आवास भी इस प्रकार का देते हैं जिससे कि उसकी जो बेसिक नीड्स है, उस बेसिक नीड्स को वो अपने जो उसको घर प्रदान किया जा रहा है उसमें पूरी हो उसकी। और मैं आपको भी बता दूं कि उत्तराखंड में लगातार जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पीएम आवास का जो दायरा है लगातार बढ़ाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसा स्वर्ण काल आएगा कि प्रत्येक व्यक्ति छत उजाड़ने का काम किया जा रहा है। पहले उन्हें बसाया गया, अब उजाड़ने के लिए चिन्हित किया गया। इनको पीएम आवास मुहैया कराएगी सरकार। जा रहा है। मैं आपको सोनी जी बता दूं कि कांग्रेस की केवल बौखलाहट है। चुनाव में इनकी जिस प्रकार से अभी दिख रहा है कि 2024 के चुनाव में हार रहे हैं, दूर दूर तक दिखाई नहीं देंगे। और ये जो प्रदेश के ये जो नगर निगम के और नगर पंचायत के जो चुनाव है, इसमें भी ये दूर दूर तक नहीं दिखाई देंगे। मैं आपको भी बता दूं, कांग्रेस के कहा जाता, किसी पार्टी के लिए कहा जाता है कि कार्यकर्ताओं की कमी हो गई, या तो प्रत्याशियों की कमी कांग्रेस के अंदर हो गई है। और किस प्रकार से यहाँ पे आके ये अपना भाषण देते हैं, ये इनको समझना चाहिए कि कांग्रेस की जो दुर्गति हो रही है वो इनके कार्यकलापों के कारण हो रही है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि मैं आपको ये बता दूं, अरे हमें तो जनता हमारे कामों से सहार रही है। हमारे तो अनेक राज्यों में मुख्यमंत्री है, कांग्रेस का एक कालखंड हुआ करता, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री होता था। और मैं आपको एक चीज बता दूं सोनी जी, फैक्ट बता दूं आपको, ये देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का सपना 188 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है कांग्रेस की पार्टी, और 272 चाहिए होते हैं। चलिए अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से जीत का दावा करती हुई नजर आ रही है। बेहतर है, थोड़ा सा इंतजार करना होगा और थोड़ा सब्र रखना होगा। सत्यवीर जी, पहले से आकलन करना ठीक बात नहीं है। मंजू जी का रुख कर लेते हैं। मंजू जी, क्या लगता है चुनाव पीछे खिसकाने की यह साजिश है भारतीय जनता पार्टी की, और इसी लिहाज से ये सारा कुछ होता हुआ नजर आ रहा है? सोनी जी, मैं आपको बता दूं, चुनाव स्टेट सत्यवीर जी आपसे मेरा सवाल नहीं है, नहीं कराती है। सत्यवीर जी आपसे मेरा सवाल नहीं है, मंजू जी से सवाल है। मैं सोनी जी क्लियर कर रहा था कि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव टाल रही है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं कराती। आरोप है ना विपक्ष का, विपक्ष ही आरोप लगा रहा है, इसीलिए मेरा ये सवाल विपक्ष से है। विपक्ष को तो जनता ने नकार दिया, विपक्ष कहाँ विपक्ष रह गया? यहाँ सवाल उठाने के लिए तो अभी भी मौजूदगी है ना, ये बात माननी पड़ेगी सत्यवीर जी कि विपक्ष है अभी। जब आपके मेयर चलिए मंजू जी से मेरा सवाल है, मंजू जी से जवाब ले लेते हैं। संपत्ति आपके नेताओं की हुई, उनके यहाँ ईडी सीबीआई आपके मेयर के पास नहीं भेज पाए, आपने निकाय चुनाव को स्थगित कर दिया। और आज जब इलेक्शन लोकसभा भर के नोट इनके यहाँ से निकल रहे हैं, फिर कह रहे ईडी और सीबीआई की जांच करवा रहे हो। अभी दिख रहा होगा कि झारखंड में आपके नेता के यहाँ से स्टक भर के निकला, पीए के निकला है, और उससे पहले वही आप लोग ट्रैक से उतर जाते हैं भाई। सत्यवीर जी और मंजू जी, बात दरअसल आप मुद्दे पर बात ही नहीं कर रहे हैं। घोटाले हुए किसके आपने ईडी सीबीआई भेजी, जवाब दीजिए। खाली आप जनता को गुमराह करने का काम आप लोग करते हैं। एक बार निकाय चुनाव आपकी बौखलाहट से टल चुका है, दोबारा अगर आप जनता के साथ इसी तरह से उनको उजाड़ने का काम करेंगे आप। चलिए मंजू जी वापस लौटते हैं, आपका रुख करते हैं। कुलदीप राणा जी का रुख कर लेते हैं। कुलदीप जी, इन आरोप और प्रत्यारोप के बीच अगर देखा जाए, निकाय चुनाव को लेकर अगर बात की जाए, तो क्या लगता है समय रहते इस बार निकाय चुनाव हो पाएंगे इन तमाम आरोप और प्रत्यारोप के बीच? ध्यान होगा कि अभी 1 या 2 हफ्ते पहले आपने, शायद आप ही के साथ इसी चैनल पे हम डिबेट में थे, और जहां निकाय चुनाव को लेकर के बात हो रही थी, जिसमें कानूनी पैनलिस्ट भी बैठे हुए थे, ठीक है। तो उस वक्त भी मैंने ये बात कही थी क्योंकि जिस तरीके की परिस्थितियां निकल करके आ रही हैं, और क्योंकि अभी कई कैंटोनमेंट एरिया जिनको यहाँ जोड़ा गया है, नगर निगम क्षेत्रों में जोड़ा गया है, वहाँ गिनती बाकी है। उस क्षेत्र के लोगों का जो पैनल लिस्ट है उसमें नाम बाकी है, और बहुत गंभीरता से हम जो वोटर लिस्ट है उसको लेकर के काम बढ़ता हुआ नहीं देख रहे हैं, ठीक है। ऐसे में, और जो यहाँ पर की स्थितियाँ निकल करके आ रही हैं, ऐसे में जो हालात बन रहे हैं, अभी एनजीटी का जो ये आदेश निकल करके आया है, ये मात्र मलिन बस्तियों के लोगों को ही नहीं बल्कि नगर निगम के चुनाव को भी प्रभावित करता है, ठीक है। और उत्तराखंड में कम से कम 400-500 मलिन बस्तियां हैं, ठीक है।
और यहाँ जितने नगर निकाय हैं इनके अधीन मैक्सिमम बस्तियाँ हैं। तो एक प्रकार से जो पूर्वानुमान जो निकल करके आ रहा है कि कहीं ना कहीं चुनाव की तिथियां इससे प्रभावित हो सकती हैं और हो सकता है कि चुनाव जो है अपने नियत समय से थोड़ा सा आगे शिफ्ट करना पड़ जाए, क्योंकि ये स्थितियां आपको जो आकलन है वो अभी यही बता रहा है कि चुनाव को लेकर के जो तिथि निकल के आ रही है कि 1 जून से 20 जून के बीच में शायद ये संभव उतना होता नहीं दिख रहा है। कहीं ना कहीं ये जो डेट है ये इफेक्ट होगा, क्योंकि जिस तरीके से 30 जून कहा गया है कि 30 जून का टारगेट है कि ये नोटिस जो थमाया गया है इसको लेकर भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करनी है। और विपक्ष जो लगातार कह रहा है कि निकाय चुनाव से ठीक पहले, यूकेडी प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं देवचंद जी का। देवचंद जी, क्या लगता है? मुझे लगता है फिलहाल वापस से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। कुलदीप राणा जी का ही रुख कर लेते हैं। कुलदीप राणा जी, क्योंकि विपक्ष लगातार ये बात भी कह रहा है कि इसका फायदा लेने की कोशिश की जा रही है। पहले ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी, फिर उन्हें बसाने की जद्दोजहद की जाएगी ताकि उसका फायदा पूरा भारतीय जनता पार्टी को मिल सके। कुलदीप जी, देखिए सोनी, पहली बात तो ये है कि ये जो आदेश है ये राज्य सरकार का आदेश नहीं है, ये राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल का आदेश है। एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का ये आदेश है, ठीक है। तो इसमें राज्य सरकार के हाथ भी बंधे हुए हैं उन आदेशों के पालन को लेकर के। और जिस तरह की स्थितियां यहाँ निकल के आ रही हैं, जो 2016 से पहले के जो स्थायी निर्माण है या 2016 के बाद जो बसे हैं उनको लेकर के चीजें थोड़ा स्पष्ट होनी बाकी हैं, क्योंकि मैं भी उन क्षेत्रों में गया था जहां पे ये बात निकल के आई है कि ये निर्माण है, इनको तो ध्वस्त किया जाना है। क्योंकि उनमें से अधिकांश लोगों का ये कहना था, वहां जो निवास कर रहे हैं उनका कहना ये था कि भाई ये जो आवास हमें मिले हैं ये कांग्रेस की सरकार के टाइम पे उत्तराखंड बनने से पहले ही जो एक स्वास्थ्य नसबंदी जो एक आदेश संबंधी एक आदेश हुआ था कि आप परिवार नियोजन का अगर आप वो करवाते हैं तो आपको उसके इसमें यहाँ पर इतना भूमि क्षेत्र रहने के लिए आवास उपलब्ध कराया जाएगा। उसके तहत हम लोगों को ये आवास मिले हैं। तो ये तो ये भारत सरकार की योजना थी जिसके तहत राज्य सरकारों ने ये चीजें आवंटित की हैं, ये पहले की हैं। अब यहाँ पर चीजों को थोड़ा सा स्क्रूटनिंग करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो निर्माण है वो नदी क्षेत्र में है और जो अवैध निर्माण है मलिन बस्तियों के वो नदियों की तरफ बढ़े हैं, वो नदियों से दूर नहीं हुए हैं, वो नदियों की तरफ बढ़ते गए हैं, क्योंकि यहाँ नदियाँ सिकुड़ती गई। अब नदियाँ सिमट करके बरसाती नाले हो गई हैं, बरसात के समय ही उनमें पानी दिखाई देता है, उसके बाद वो फिर अपने पुराने स्वरूप में आ जाती हैं, ठीक है। तो ऐसे में बस्तियों के चिन्हीकरण को लेकर के ये एक बड़ी एक्सरसाइज है जिसमें होना है। अब समस्या ये है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों इसमें लाभ लेना चाहेंगी, क्योंकि 2016 में जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने रायपुर क्षेत्र के जो विधायक, तत्कालीन विधायक हैं राजकुमार, उनकी अध्यक्षता में मरीन बस्ती सुधार समिति एक गठित की थी, जिसने अपने 1-1.5 माह के उसमें ये रिपोर्ट बना करके दी थी पूरे प्रदेश में कितनी मलिन बस्तियां हैं, उनके नियमितीकरण को लेकर के क्या आदेश होने चाहिए थे। हालांकि जब 2017 में सत्ता बदली और भाजपा आ गई तो भाजपा ने उन आदेशों पर रोक लगा दिया था, ठीक है। लेकिन मात्र ये विषय यहाँ मलिन बस्तियों के ध्वस्तीकरण का नहीं है, यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी है कि ये पहचान होनी भी जरूरी है कि ये जो लोग यहाँ आकर के बसे हैं ये कौन हैं, कहाँ हैं। क्योंकि हम एक तरफ देख रहे हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा दूसरी तरफ लेकर ध्यान खींचना चाहता हूँ कि देश में सीएए को लेकर के एक बड़ी बहस शुरू हो गई है और देश के गृह मंत्री ने भी सीएए को लेकर के बयान दिया है कि ये लागू होगा। तो ऐसे में जो इन अवैध जो यहाँ बस्तियों में रहने वाले लोग हैं इनकी पहचान पुख्ता होना भी ये भी एक बड़ा सवाल है, ठीक है ना। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो एक साथ मिल गई हैं। अब ऐसे में राज्य सरकार क्या रास्ता निकालती है, क्योंकि निकाय चुनाव उसके सर पर हैं, तो ऐसे में राज्य सरकार क्या रास्ता निकालती है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल समय में एक बड़ा सवाल तो ये खड़ा हो गया है कि इन लोगों को लेकर के आप इनका पृथकीकरण कैसे करेंगे, कौन कब आकर के बसा, क्योंकि इनको वहाँ बसाने में,
इनको बिजली के कनेक्शन दिलाने में, इनको पानी के कनेक्शन, पेयजल के कनेक्शन दिलाने में, वहाँ जो नगर निगम के द्वारा जो सड़कें बनाई जाती हैं उनको बनाने में सारे दोनों दलों के नेताओं की बराबर की भूमिका है, क्योंकि ये दोनों दलों के नेताओं के बराबर के वोट बैंक हैं। हम जब इन बस्तियों में जाते हैं चुनाव के समय, तो चुनाव के समय ही नहीं, अमूमन वैसे भी, तो यहाँ दोनों राजनीतिक दल, भाजपा का झंडा भी दिखाई देता है और कांग्रेस का हाथ झंडा भी वहाँ दिखाई देता है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये दोनों राजनीतिक दलों के वोट बैंक हैं। तो ये थोड़ा सा एक विकट स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो गई है कि इनके चिन्हीकरण को लेकर के। सत्यवीर जी का रुख कर लेते हैं। सत्यवीर जी, विनियमितीकरण का जिक्र किया था कुलदीप जी ने पहले भी, और इसकी अवहेलना क्यों की गई आदेश के बावजूद भी? मैंने आपको पहले ही सोनी जी बताया कि हमारी सरकार किसी को बेघर नहीं करती है, उसको घर देने का काम करती है। जब पहले इस प्रकार की पहले भी कोई स्थिति उत्पन्न हुई थी, हमारी सरकार ने बीच का रास्ता निकाला था, चाहे वो 2018 में हो, चाहे 2021 में हो। अभी भी हम बड़ी गंभीरता के साथ इसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसमें कोई बहुत ही अच्छा संतुलन बना के कोई रास्ता निकाला जाएगा और उसके बाद जितने भी प्रश्न उठ रहे हैं उन प्रश्नों पे पूर्ण विराम लगेगा। मैं आपको आश्वस्त कर दूं, हमारी सरकार समग्र विकास के आधार पर आगे बढ़ने वाली सरकार है। किसी के साथ भेदभाव के साथ, तुष्टीकरण के साथ, किसी को विद्वेष की भावना से देखे, इस प्रकार से हम सरकार नहीं चलाते। हम सरकार में जो संविधान की शपथ है कि सभी के लिए समान अधिकार और सभी के लिए समग्रता के साथ काम करना है, उसी आधार पर आगे बढ़ती है। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में जो राजनीतिक परिदृश्य भी बदला, वो उसका एक महत्वपूर्ण कारक भी ये बना है। 2017 में पहली बार इस उत्तराखंड ने पूर्ण बहुमत की सरकार को देखा और उसके बाद उसके कार्यकलापों को भी देखा। उसके बाद जब उत्तराखंड की महान जनता ने जब इन सब चीजों को अपने सामने होते हुए देखा, उसके बाद दोबारा से 2022 में हमें पूर्ण बहुमत की सरकार दी। नहीं तो वहां का यहाँ का ट्रेंड आप देख सकते हैं। इत्तेफाक रखते हुए, लेकिन ये सवाल भी तो उठता है कि भाई पहले बसाए जाने का, फिर पहले बसाया जाता है, फिर उन्हें उजाड़ा जाता है। क्या ये वोट बैंक की राजनीति नहीं है? सोनी जी, कांग्रेस के द्वारा जो किए गए ऐसे कार्य हैं जिससे कि राज्य को भी नुकसान हुआ हो, सामाजिक ताना बाना टूटा हो, या देश को जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई करने के लिए हम प्रतिदिन दिन रात काम कर रहे हैं। उसी का कारण है कि आज हमारा उत्तराखंड का जो उत्तराखंड राज्य है तमाम चीजों में आगे बढ़ रहा है और आज उत्तराखंड के प्रति अनेक राज्यों का जो हमने उदाहरण प्रस्तुत किया है उसको अपने यहाँ लागू करने के लिए वो भी आतुर है। तो मैं आपको कुल मिला के कह सकता हूं कि सोनी जी, जो जितने भी प्रश्न उठ रहे हैं उसके लिए हमारी सरकार बड़ी गंभीरता के साथ काम कर रही है। निश्चित ही बहुत ही अच्छा कदम होगा जब इसके लिए हमारी सरकार बीच का रास्ता निकालेगी, सभी प्रश्नों पर पूर्ण रूप से पूर्ण विराम लगेगा। मैं आपको बता दूं कि हमारी सरकार चलाने का जो तरीका भी है वो उत्तराखंड के प्रत्येक व्यक्ति को इस समय पसंद आ रहा है। और इस समय जिस प्रकार का वातावरण उत्तराखंड के अंदर है, जिस प्रकार से सौहार्द भी है, चैन भी है, अमन भी है, और जो कानून व्यवस्था हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने प्रस्तुत की है, उसकी मैं तो एक पार्टी का कार्यकर्ता हूं, सामान्य कार्यकर्ता हूं, मैं तो चलो तारीफ करूंगा। अन्य प्रदेशों के लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। उसी का कारण है कि आज अनेक प्रदेशों में उनको जिस प्रकार से स्टार प्रचारक के रूप में उनकी इतनी लगातार इस चुनावी समर में मांग बढ़ती जा रही है, उससे तो यही प्रस्तुत होता है। और मैं आपको बता दूं, 2017 या एक भी ऐसा चुनाव बता दीजिए। सत्यवीर जी, आपको पता होगा ये मलिन बस्तियों का मुद्दा जिसको लेकर सियासत तेज है। चार धाम यात्रा में किस तरीके से 11 श्रद्धालुओं की मौत हो जाती है आंकड़ा बढ़ने की वजह से, हालांकि कुछ घंटों के लिए रजिस्ट्रेशन पे रोक लगा दी जाती है। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें विपक्ष लगातार उठा रहा है और वनाग्नि की घटनाओं से भी आप मुखातिब हो चुके होंगे, उस पर भी डिबेट की गई है कि किस तरीके से वनाग्नि की घटनाओं में कितनी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और ये कोई पहला साल नहीं है कि इसी साल ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, हर साल लगभग ये आंकड़ा और बढ़ जाता है बजाय थमने के। तो ये तमाम ऐसे बिंदु हैं जिनको लेकर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है और आपसे सवाल पूछ भी रहे हैं हम। कुलदीप राणा जी, सत्यवीर जी चौहान की बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या ये वोट बैंक की राजनीति नहीं है? हालांकि ये साफ साफ नजर आता है। देखिए सोनी, मैं उत्तराखंड भाजपा के में कभी मुझे बड़े असमंजस की स्थिति दिखाई देती है जी। क्योंकि उत्तराखंड का जो पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, वहाँ भी भाजपा की ही सरकार है और भाजपा के ही मुख्यमंत्री हैं। वहाँ जो चीज़ों को लेकर के स्थितियाँ हैं
और वहीं दोनों में एक ही साथ सरकार बनी थी। 2017 में उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बनी थी, उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार बनी थी। योगी आदित्यनाथ 2017 से लगातार चल रहे हैं, उत्तराखंड में तीसरे मुख्यमंत्री आ चुके हैं। बिल्कुल ठीक है। ये जो मलिन बस्तियों का विषय है ये 2016 का है। 2017 से लेकर के 2024 तक उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है। बिल्कुल ठीक है। अभी भले भाजपा के प्रवक्ता यहाँ पे बड़े दावे कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब हम तुलनात्मक रूप से देखते हैं, अभी प्रधानमंत्री को लेकर के, केंद्र सरकार को लेकर के बात हुई, निसंदेह केंद्र सरकार ने अपने वादों को पूरा किया है राज्यों को लेकर के। लेकिन आप बताइए कि उत्तराखंड में पीएम आवास योजना की जो स्थिति है उत्तर प्रदेश की तुलना में, आप कहां अपने आप को एग्जिस्ट खड़ा पाते हैं? उत्तर प्रदेश में पीएम आवास योजना को लेकर के आज जो वहां पर उनको चुनावी लाभ उनके पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है, वहां जो लाभार्थी हैं वो स्पष्ट कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन उत्तराखंड में ये चीजें नहीं देखने को मिल रही हैं। ठीक है। तो यहाँ समस्याओं को सुलझाने के बजाय समस्याओं को टालने में ज्यादा गंभीरता रही है यहाँ चीजों की। सत्यवीर जी, इस बात का जवाब। अनम्यूट कर लीजिएगा। सोनी जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, कंटिन्यू। सोनी जी, कुलदीप जी ने कहा कि भाई लगते हुए राज्य में हमारी सरकार, हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री है, तो मैं थोड़ा सा और आगे को ले जाता हूं। उससे लगता हुआ राज्य हरियाणा, वहां भी हमारे मुख्यमंत्री है। उससे थोड़ा आगे चले जाओ राजस्थान, वहां भी हमारे मुख्यमंत्री है। उससे लगता हुआ राज्य फिर मध्य प्रदेश और बिहार, मध्य प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री है, बिहार में एनडीए के मुख्यमंत्री है। उससे थोड़ा लगते हुए जाओगे छत्तीसगढ़ प्रॉब्लम है कि आप बहुत आगे निकल जाते हैं, सुपर फास्ट पर मुख्यमंत्री आए हैं। और आपने एक प्रश्न, मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। आपने कहा कि उत्तराखंड में प्रधानमंत्री आवास को लेकर हमारी क्या स्थिति है। मैं आपको बता दूं कि अभी निर्माणाधीन जो आवास भी है वो 39,774 उत्तराखंड में है, और जो स्वीकृत हुए, जो मैंने आपको पहले ही बताया, 66,473 हमारे अभी तक स्वीकृत हो चुके हैं, और जो पूर्ण भी हो चुके हैं वो 24,986 के लगभग है। हम निरंतर काम कर रहे हैं, और केंद्र सरकार के साथ हम बिल्कुल कदम से कदम बढ़ा के आगे काम कर रहे हैं। मैं आपको एक बताना चाहता हूं, हमारे संसाधन सीमित है, मगर केंद्र के द्वारा अधिक से अधिक संसाधनों का और केंद्र की योजनाओं को लाकर हम उत्तराखंड में कैसे, सत्यवीर जी के आंकड़े क्या आपके आंकड़ों से मैच कर पा रहे हैं? चलिए, फिलहाल समय इजाजत नहीं देता कि चर्चा को आगे बढ़ाएं। आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मलिन बस्तियों को जो चिन्हित किया गया है 650, और फिलहाल उन्हें चिन्हित कर 23 जून तक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने का जो टारगेट है उसे पूरा करने की कवायद जोरों पर है। इसी बीच झांसी का रुख कर लेते हैं। रोड शो इस वक्त करने के लिए पहुंचे हुए हैं झांसी। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये रोड शो की ये तस्वीरें फिलहाल सामने आ रही हैं। आप देख पा रहे हैं बीजेपी अपने प्रत्याशी के समर्थन में तो ये रोड शो है झांसी में, और इस बीच पुष्प वर्षा इस रोड शो के दौरान आप देख पा रहे हैं। हाथ में कमल लिए हुए ये रोड शो का जो काफिला है सीएम योगी आदित्यनाथ का, ये आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है अपने प्रत्याशी के समर्थन में, और लोगों की खुशी और सीएम योगी आदित्यनाथ को देखने की एक होड़ भी नजर आ रही है। यहाँ पर लोग अपनी छतों से फिलहाल इस रोड शो का आनंद ले रहे हैं, और हाथ हिलाकर सीएम योगी आदित्यनाथ भी अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं।
क्योंकि झांसी लोकसभा सीट भी बेहद अहम है और यहाँ पर अपने प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो करने के लिए पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, आप देख पा रहे हैं। क्योंकि ये भी एक हाई प्रोफाइल संसदीय सीट है। बीस मई को दरअसल इस लोकसभा सीट में वोटिंग होनी है और इसको लेकर जो चुनावी हुंकार है वो भरते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। झांसी लोकसभा सीट से अगर जिक्र किया जाए, 2019 में भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा जीत मिली थी और क्या ये जीत एक बार फिर से 2024 में दोहराएगी, ये फिलहाल देखना बेहद दिलचस्प है। और अपने प्रत्याशी के समर्थन में ये रोड शो करने के लिए पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। 5वें चरण में मतदान होना है। तो ये बीते करीब 4 दशक से बीजेपी का प्रभाव वाला क्षेत्र रहा है, लेकिन यहाँ कांग्रेस के भी ठीक ठाक वोटर्स बताए जाते हैं और ऐसे में एक कड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने भी है। कांग्रेस से पूर्व सांसद प्रदीप जैन यहाँ पर चुनावी मैदान में हैं और कौन किसको कितनी टक्कर दे पाता है ये देखना होगा। 5वें चरण के मतदान में वोटर्स का रुझान किस ओर जाता है और ये तस्वीरें फिलहाल रोड शो के सामने आ रही हैं। 20 मई को झांसी लोकसभा सीट पर वोटिंग होगी। बुंदेलखंड पहले यहाँ पर चुनावी जनसभा को संबोधित किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। बुंदेलखंड का भी अगर जिक्र किया जाए तो इलाके की ये सीट बीते करीब 3 दशक से बीजेपी का गढ़ एक तरीके से कहा जाए तो माना जाता है और यहाँ पर 1989 में पहली बार बीजेपी को जीत मिली थी और इस बार 2024 की लड़ाई जो है वो और भी चुनौतीपूर्ण है। इसी के साथ देवभूमि के दंगल में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।